दोस्तों नमस्कार। तेल के खेल ने इस देश की पोल पट्टी खोल दी है और ऐसी वैसी पोल पट्टी नहीं खोली, बल्कि पहली बार यह सवाल खड़ा हो गया है, सिर्फ टैक्स वसूली के जरिए कोई देश कैसे चल सकता है। और टैक्स बढ़ाते जाइए, टैक्स लगाते जाइए और राज्यों का खर्च और केंद्र सरकार का खर्च दोनों ही सिर्फ टैक्स की रकम से वसूला जाए और उसी में यह देश मस्ती में डूबा रहे। शायद ऐसी परिस्थिति दुनिया के किसी देश में नहीं है। लेकिन यह पोल पट्टी खुली है तो केंद्र सरकार की चिंता इस बात को लेकर उभर चली है कि राज्यों ने अगर टैक्स कम नहीं किया तो इस देश के नागरिकों पर बोझ और बढ़ जाएगा। बोझ लगातार बढ़ रहा है, लेकिन अगला सवाल यह भी उठा, केंद्र सरकार अपने तौर पर भी तो सिर्फ टैक्स के पैसे पर ही तो चलती है। इस देश में रोजगार का कोई रास्ता बन नहीं पा रहा है। इस देश के भीतर में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर उभर नहीं पा रहा है। उत्पादन की ऐसी परिस्थितियां भारत जैसे देश में है ही नहीं, जहां पर दुनिया का बाजार इस रूप में भारत को देखे कि यहां से कोई माल आएगा तो वह खरीद लेंगे। भारत के एक्सपोर्ट से कहीं ज्यादा खर्चा भारत के इंपोर्ट पर होता है और तेल का मामला तो 85% तक इंपोर्ट पर ही टिका हुआ है। और उसके बाद जो तेल लाया जाता है वसूली शुरू हो जाती है, एक्साइज ड्यूटी से लेकर तमाम ड्यूटीज, और उसके बाद राज्यों में पहुंचते पहुंचते वो वैट लग जाता है। तो क्या वाकई भारत अर्थव्यवस्था को लेकर फेल हो चला है और अब टकराव की स्थिति इतनी विकट आ गई है कि केंद्र और राज्य एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने लगे। राज्य कहें कि आपने जीएसटी लगाया, लेकिन जीएसटी का पैसा आप हमको देते क्यों नहीं है? इससे अच्छा तो पहले ही था, हम अपने तौर पर टैक्स वसूलते और पैसा हमारे पास आता, हम राज्य चला रहे थे। लेकिन आपने जीएसटी लगाकर सारा पैसा ले लिया और इस दौर में राज्यों का बकाया जो है वो तकरीबन 90,000 करोड़ से ज्यादा का है। आप उसको दे दीजिए, हम वैट कम कर देंगे। यह कौन सी परिस्थिति है? और दूसरा सवाल यह भी, केंद्र सरकार की तमाम नीतियां, उस पर जो पैसा खर्च होता है वो पैसा आता कहां से है? टैक्स का ही पैसा होता है। जितनी कल्याणकारी योजनाएं हो, उन योजनाओं को लेकर जितना प्रचार हो, जितनी तस्वीरें चस्पा आपको दिखाई देती हो अखबार के पन्ने पर या टेलीविजन के स्क्रीन पर या फिर शहरों में अलग अलग जगहों पर जो होर्डिंग लगी रहती है, खर्चा तो होता ही होगा। तो यह देश चल कैसे रहा है? प्रचार से चल रहा है, योजनाओं के ऐलान से चल रहा है, टैक्स वसूली से चल रहा है, और बाकी इस देश में क्या कुछ भी नहीं है? हमें लगता है आज इन परिस्थितियों को समझने की जरूरत है। केंद्र सरकार कितना वसूलती है, राज्य सरकार कितना वसूलती है, दोनों के ऊपर कौन कौन से बोझ है, ज्यादा पैसा केंद्र सरकार क्यों ले लेती है और प्रधानमंत्री अपनी योजनाओं को लेकर प्रचार की दिशा में इतना ज्यादा खर्च क्यों कर देते हैं, सबको जोड़िएगा तो इस तेल के खेल को आप समझ जाइएगा। क्योंकि इस खेल के माध्यम से इस बात को समझिए कि 2014 से लेकर 2021 यानी 2022 के मार्च तक जो फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ, इस देश में लगभग 43,45,819 करोड़ रुपए सिर्फ तेल पर टैक्स के जरिए वसूले गए। और अगर 2014 से बरस बर बरस देखिएगा तो केंद्र सरकार की एक्साइज ड्यूटी बढ़ती चली जाती है, राज्यों के वैट जो हैं वह भी बढ़ते हैं, लेकिन उसकी रफ्तार बहुत कम है। हमें लगता है कि आज इन बातों को इसलिए समझिए कि इस 43,45,819 करोड़ में से केंद्र सरकार के पास जो एक्साइज ड्यूटी और बाकी चीजें गई हैं, जो तेल से जुड़े हुए जो खर्चे उसके पास चले जाते हैं, वह 27,35,126 करोड़ है और राज्यों के पास 16,10,693 करोड़ है। एक चीज और शुरू में ही जोड़ लीजिए जिससे आप समझ पाएंगे, केंद्र सरकार के अधीन जो कर्मचारी काम करते हैं ना, चाहे वो सरकारी बैंकों में हो, चाहे पीएसयूज में हो, अलग अलग जगहों पर अगर सभी को जोड़ दीजिएगा तो भी ये 48 लाख बनते हैं। 48 लाख सरकारी कर्मचारी इस देश में है और इस देश के तमाम राज्यों में जो राज्य सरकारों के अधीन कर्मचारी काम करते हैं उसकी संख्या 1,32,00,000 है।
इतनी बड़ी तादाद में राज्यों, यानी लगभग 3 गुना राज्यों के पास है। अब यह सवाल है, क्या राज्यों के पास जो पैसा जाता है और अलग अलग माध्यमों से जाता है, उनके ऊपर जो अपने राज्यों को चलाने का जो बोझ है, उसके लिए क्या यह टैक्स का पैसा उस रूप में इनको मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? और केंद्र सरकार जितना पैसा लेती है उतना उन्हें मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? यह सवाल से हम शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री जब नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री बने 2014-15, पहला फाइनेंशियल उनके सामने था। तेल से जो वसूली की गई वह तकरीबन 3,32,620 करोड़ थी। सेंटर को मिला 1,72,000 करोड़, राज्यों को मिला 1,60,000 करोड़। अब देखिए साल दर साल कैसे चीजें बढ़ती है। केंद्र 2015 में उसको मिलता है 2,54,000 करोड़ और राज्यों को मिलता है 1,60,000 करोड़। राज्यों का वही रह गया, यहां पे बढ़ोतरी हो गई लगभग 70,000 करोड़ की। 2016 में सेंटर को मिला 3,35,000 करोड़ और राज्यों को मिला 1,89,000 करोड़। 2017 में सेंटर को मिला 3,36,000 करोड़ और राज्यों को मिला 2,06,000 करोड़। 2018 में इलेक्शन से ठीक पहले 3,48,000 करोड़ सेंटर को मिला। स्टेट्स यानी देश भर के तमाम राज्यों को मिला 2,27,000 करोड़। 2019 में 3,34,000 करोड़ केंद्र को मिला, राज्यों को मिला 2,21,000 करोड़। 2020 में केंद्र को मिला 4,55,000 करोड़, जो इससे पहले के तमाम वसूली में सबसे ज्यादा था। 4,55,000 करोड़ रुपए केंद्र को मिला, राज्यों को मिला 2,17,000 करोड़ रुपए। 2021-22 में जो लास्ट फाइनेंशियल ईयर है उसमें लगभग केंद्र को मिला 5 लाख करोड़ और राज्यों को मिला 2,27,000 करोड़। यानी राज्यों की स्थिति 2014 में 1,60,000 की थी, जो बढ़ते बढ़ते 2,27,000 करोड़ तक पहुंची। केंद्र की स्थिति 1,72,000 करोड़ 2014 में थी, जो बढ़ते बढ़ते 5 लाख करोड़ पहुंच गई। और इन सब को मिलाइएगा तो 43,45,819 करोड़ होते हैं, जिसमें केंद्र ने कमाए 27,35,126 करोड़ और राज्यों ने कमाए 16,10,693 करोड़। अगली बात, जब आप इस तरीके से कमा रहे हैं तो दूसरा सवाल यहां पर किसी के भी जहन में आएगा, मसला सिर्फ एक्साइज और वैट का नहीं है। केंद्र के पास जो पैसा जाता है वो एक्साइज का तो जाता है। अगर हम 2021-22 का ही जिक्र करें, 4,14,000 केंद्र ने एक्साइज से पैसा लिया, सेस लगाया था उससे 11,661 रुपए और लिए, 661 करोड़ रुपए। रॉयल्टी उसको मिली लगभग 4,000 करोड़ की। कस्टम ड्यूटी से उसकी कमाई हुई 8,766 करोड़ की। आईजीएसटी लगाया 13,951 करोड़ रुपए। सीजीएसटी लगाया 7,648 करोड़ रुपए। कॉर्पोरेट इनकम टैक्स उसमें लगा 21,113 करोड़ रुपए। डिविडेंड इनकम जो सेंट्रल गवर्नमेंट को मिली वह लगभग थी 15,824 करोड़ रुपए। और जो प्रॉफिट पेट्रोलियम ऑन एक्सप्लोरेशन से जो मिल रहा उसको वो लगभग 7,172 करोड़। सबको मिला दीजिएगा तो 2021-22 का आता है 5 लाख करोड़ रुपया। जो राज्यों की स्थिति रही उसमें उन्हें वैट से मिला 2,10,000 करोड़ रुपए। उनकी भी कुछ और भी कमाई है लेकिन वह बहुत कम है। रॉयल्टी जो क्रूड ऑयल की थी 9,772 करोड़ रुपए। एसजीएसटी जो और यूनाइटेड टेरिटरी का जो और यूटी का जो लगा वो लगभग 7,748 करोड़ रुपए। ऑक्ट्राई और ड्यूटीज जो इलेक्ट्रिसिटी की ड्यूटी होती है 617 करोड़ रुपए। एंट्री टैक्स में 267 करोड़ रुपए और डिविडेंड राज्यों को जो मिला वो लगभग 130 करोड़ रुपए। क्लियर कट आइडिया है इस देश के भीतर में कितनी बड़ी रकम केंद्र सरकार के पास चली जाती है और कितनी रकम राज्यों के पास आती है। अब आप इस देश के भीतर के किसी भी राज्य में जब आएंगे, जो इस दौर में बहस चल रही है कि वैट कम कर दीजिए, और जिनको वैट कम करने के लिए जिन राज्यों की बीजेपी ने अपने तौर पर फहरिस्त भी निकाली कि देखिए 10 टॉप राज्य ले लीजिए, उसमें से सिर्फ एक हमारा राज्य मध्य प्रदेश आएगा, दूसरा सहयोग से चल रहा बिहार आएगा। अगर आप 100 रुपए का पेट्रोल इस देश के किसी भी राज्य में खरीदते हैं, महाराष्ट्र में उसमें 52% से ज्यादा आपको टैक्स लग जाता है। आंध्र प्रदेश में भी 52% से ज्यादा लग जाता है। राजस्थान में 50 रुपया टैक्स लग जाता है।
बिहार में भी 50 रुपए टैक्स लग जाते हैं, केरल में भी 50 रुपए से ज़्यादा टैक्स लग जाता है, मध्य प्रदेश में भी लग जाता है, तेलंगाना में भी लग जाता है। यानी इस देश के 9 राज्य ऐसे हैं जहां पर 50% से ज़्यादा टैक्स वसूली होती है 100 रुपए में। जैसे अगर आप लेते हैं यानी 50% से ज़्यादा टैक्स वसूली वहां पर हो जाती है, जो बट जाता है एक्साइज में और वैट में। और जो 45% के ऊपर राज्य हैं उसमें कमोवेश इस देश के सारे राज्य आते हैं। 45 से एक नीचे आइएगा 44% टैक्स जो राज्यों में लगता है उसमें गुजरात और पंजाब आता है। यानी इस देश के भीतर में 44% से लेकर 54% तक का टैक्स जनता को देना पड़ता है, और तभी राज्य की सरकारें चलती हैं और केंद्र की सरकारें चलती हैं। लेकिन एक लकीर हमने खींची है कि दरअसल जो वसूली हुई उसमें 27,35,126 करोड़ रुपए बीते 2014 से 2021 तक सरकार वसूल कर गई। हम उतने लंबे पर नहीं जाते हैं, सिर्फ 2021-22 को लीजिए। 21-22 में केंद्र सरकार की कमाई हुई 5 लाख करोड़ रुपया और राज्यों की कमाई हुई उसके आधे 2,27,000 करोड़ रुपया। अब सवाल यह था कि सरकार आखिर में करती क्या है। हम तेल पर लौटे उससे पहले एक चीज और समझ लीजिए कि सरकार की जो योजनाएं अपने तौर पर काम कर रही होती है, हमने उसका कच्चा चिट्ठा निकाला कि सरकार दरअसल उन पैसों को खर्च कहां करती है और कैसे करती है। जब यह बात सामने निकल कर आने लगी कि सरकार अपने ऊपर कितना खर्च करती है, सरकार अगर खर्च कर रही है तो वो पैसा सरकार की योजनाएं जो अलग अलग तरीके से होती है ना, जिसमें उज्ज्वला योजना भी आ जाती है, उसमें स्वच्छ भारत भी आ जाता है, इस तरीके से योजनाएं जो प्रधानमंत्री मोदी ने ऐलान की, इस पर तकरीबन 3,42,000 करोड़ रुपया खर्च हो जाता है। बड़े खुले तौर पर यह सरकार के अपने बजट में इन चीजों को दिखाया गया। हां, इतना खर्च हो जाता है, सरकार खुद कहती है। यह अलग मसला है कि उसके बाद जो कुछ अलग अलग डिपार्टमेंट को दिए जाते हैं, जो अपने तौर पर वसूल करने के बाद जो खुद पे खर्च होता है, एस्टेब्लिशमेंट पर खर्च होता है, सैलरीज पर खर्च होता है, यह भी तकरीबन 3.5 लाख करोड़ रुपया है। यानी सरकार की अपने ऐलान जो योजनाओं के तहत है और सरकार के एस्टेब्लिशमेंट पर जो खर्चा आता है, इन दोनों को अगर जोड़िएगा तो यह खर्चा सबसे भारी खर्चे के तौर पे तकरीबन 7 लाख करोड़ का इस देश पर बोझ पड़ता है। हर प्रधानमंत्री चाहता है कि वो आए तो सड़क योजना का ऐलान करे, आवास योजना का ऐलान करे, कहीं पर पानी का ऐलान करे, कहीं पे स्वच्छता का ऐलान करे, कहीं पे उज्ज्वला योजना का ऐलान करे, कि कहीं पर किसान सम्मान निधि का। ये पैसा कहीं दूसरी जगह से नहीं ला रही है सरकार, जो आपको दे, आप ही से ये पैसा लेती है और आप ही को ये पैसा देती है। अब आपके जहन में एक सवाल होगा, बाकी भी तो खर्चा होता है। यकीनन बाकी खर्चा होता है, वो अलग अलग डिपार्टमेंट को दिया जाता है। मसलन रेलवे के लिए 1,07,000 करोड़, एग्रीकल्चर के लिए भी कमोवेश इतना ही 1,07,000, फर्टिलाइजर के लिए भी इतना भी, पीडीएस के लिए अलग, ये सब अलग है। डिफेंस के लिए 1,35,000 करोड़, ये अलग है। लेकिन हमारी टीम ने एक रिपोर्ट निकाली जो गवर्नमेंट की रिपोर्ट है, ये बहुत साफ तौर पर बताती है कि सरकार जो खर्च कर रही है उस खर्च के पीछे सरकार की अपनी योजनाओं की क्या फेरिस्त है। जरा इसे सुन लीजिए। स्वच्छता भारत मिशन 12,294 करोड़, पैसा कहां से आएगा। अमृत या स्मार्ट सिटी योजना 13,750 करोड़ रुपए, यह पैसा कहां से आएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना 27,500 करोड़ रुपया, यह पैसा कहां से आएगा। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 15,000 करोड़ रुपए, यह पैसा कहां से आएगा। राष्ट्रीय ग्रामीण वाटर मिशन 50,000 करोड़ रुपया, ये पैसा कहां से आएगा। और इसके ठीक पैरेलल में हेल्थ मिशन चलता है लगभग 37,000 करोड़ का, एजुकेशन मिशन चलता है 34,000 करोड़ का, जो डेवलपमेंट सर्विस है इंटीग्रेटेड अम्ब्रेला सर्विस एक निकाली गई, ये 20,000 करोड़ रुपए का। मनरेगा और मिड डे मील अलग है, वो 73,000 करोड़ रुपए, और 11,500 करोड़ जो 2021-22 में रखे वो अलग है। जो गरीब कल्याण योजना है जिसमें सरकार मुफ्त में अनाज दे रही है, वह भी अलग है। हम सिर्फ उन योजनाओं का जिक्र आपसे कर रहे थे कि क्या खर्चा होता है, और सरकार को जो सैलरी देनी होती है उस पर सरकार का ठोस रूप में खर्चा 2,59,063 करोड़ रुपया, यानी लगभग 2,60,000 करोड़ रुपया सरकार सैलरी पर खर्च करती है। वो सैलरी सुप्रीम कोर्ट में भी जाती है, इलेक्शन कमीशन में भी जाती है, सीबीआई को भी जाती है, ईडी को भी जाती है, पीएसयूज को भी जाती है, बैंक में भी जाती है।
वो तमाम जगहों पर जाती है जो इतना खर्चा होता है, और इस्टेब्लिशमेंट पर एक खर्चा किया जाता है। उसको चलाना है, गाड़ी उड़ी फूकनी है, रखना है, पेंट कराना है, कंप्यूटर, ये सारे जो खर्चे हैं ये तकरीबन 1,03,000 करोड़ के ये अलग खर्चे हैं। ये जो सरकार का डाटा बतलाता है, इसका मतलब ये है कि कोई भी सरकार केंद्र की उसकी अपनी इकोनॉमी अगर उस देश में उत्पादन को ना बढ़ा पाए, उत्पादन से उस देश के नागरिकों को रोजगार के तौर पर ना जोड़ पाए, तो फिर इस देश के कंज्यूमर के पास पैसा कब तक आएगा या पैसा किसके पास होगा? जाहिर है जो 1,32,00,000 राज्यों के कर्मचारी हैं, जो 48 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं, यानी मोटा मोटी जोड़िएगा तो 2 करोड़ कर्मचारी इस देश में बेस्ट कंज्यूमर हैं, जिन पर आप जितना भी टैक्स लगा लीजिए वह टैक्स देने को इसलिए तैयार होंगे क्योंकि उनके पास सरकारी नौकरी है और टैक्स सरकार ही लगा रही है। बाकी की जो स्थिति है, जो पूरा हमारा अनऑर्गेनाइज सेक्टर है या जिसके पास असुरक्षित नौकरियां हैं, उसके सामने बड़ा सवाल है कि वो माचिस भी खरीदने जाता है, कुछ भी बाजार से खरीदने जाता है तो वहां उसको टैक्स का पेमेंट करना पड़ता है। इसको इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं, जो जीएसटी के जरिए जाता है या किसी भी खरीद में जो टैक्स लग जाता है वो उसको देना पड़ता है। यानी इस देश के भीतर में जब सरकारें ऐलान करती है कि हम एक्साइज टैक्स लगा रहे हैं, हम वैट बढ़ा रहे हैं, तो उससे इन पे कोई असर नहीं पड़ता है, सरकारों पे असर नहीं पड़ता है, वह उस कंज्यूमर पर असर पड़ता है जिसकी कमाई होनी थी इस दौर में बंद हो गई है। यानी ये देश चल कैसे रहा है और इस देश को चलाया कैसे जा रहा है, इस तेल के खेल ने पोल पट्टी पूरे तरीके से खोल दी है। और अगर आप इस देश की इकोनॉमी के एक और हिस्से को पकड़ लें जिसमें शराब आती है, तो ये सोने में सुहागा होगा अगर शराब की से कमाई और तेल की कमाई को माइनस कर दीजिए तो ये देश ढहढहा कर गिर जाएगा। ढहढहा कर गिरना यानी इस देश के भीतर में आप फिर महंगाई रोक नहीं सकते हैं। और इस देश के इतने कर्मचारियों को साथ लेकर जो देश चलाना और अपने एस्टेब्लिशमेंटों को रखना, और लुटियंस के दिल्ली में जो बड़े बड़े सरकारी बंगले हैं, और इस दौर में जो विस्टा प्रोजेक्ट बन रहा है, और जो भी खर्चा पानी हो रहा है, बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलना, गाड़ियों का काफिला लेकर चलना, आज यहां है कल वहां है, आज असम में है कल कहीं और चले जाएंगे, यह जो घूमना है खर्चा तो इसी देश का हो रहा है। अब सवाल यह है कि अगर देश की कमाई प्रोडक्शन से नहीं हो रही है, इस देश के भीतर में उत्पादन से नहीं, सर्विस सेक्टर भी कोविड काल के बाद क्राइसिस में आ गया जिसको उबार पाने की सिचुएशन में आप नहीं है, तो राज्य सरकार जो चुन के आती है वो कितने भी कर्ज में डूबे रहे तो वो रिजर्व बैंक के पास सरकार कह रही है जाइए, वो नोट छाप लेगा, आपको कर्ज दे देगा, आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। हां, अगर ज्यादा पैसा चाहिए, जो कह रही है सरकार उसमें कह रही है कि अच्छा राज्यों का बकाया है 97,000 करोड़, आप जाके रिजर्व बैंक से ले लीजिए, रिजर्व बैंक आप पे टैक्स नहीं लगाएगा लेकिन आपको चुकता करना होगा, यानी लौटाना होगा। अब वो लौटाएंगे कहां से, वहां भी कमाई बंद है। तो ऐसे में उसने कहा कि आपके लिए हम व्यवस्था कर रहे हैं 3 लाख करोड़ तक आप उठा सकते हैं, लेकिन बाकी पैसे पर टैक्स लगेगा। राज्य टैक्स कैसे देंगे? टैक्स बढ़ता चला जाएगा, राज्य कर्ज में डूबता चला जाएगा, वो और ज्यादा आश्रित होता चला जाएगा टैक्स पर और वसूली पर। यह परिस्थिति इस देश की इकोनॉमी का ऐसा सुराख है जिसको भर पाने की सिचुएशन में भारत की अर्थव्यवस्था को चलाने वाले लोगों के हाथ में अब कुछ नहीं बच पा रहा है। शायद इसीलिए प्रधानमंत्री ने कल जब कोविड पर बैठक बुलाई तो हर मुख्यमंत्री आ गया और उन्होंने जिक्र शुरू कर दिया कि भाई कंज्यूमर पर बड़ा बोझ पड़ रहा है, आप तेल पर वैट को कम कर दीजिए। कुछ राज्यों ने किया है लेकिन बाकियों ने नहीं किया है, लेकिन एक शब्द भी उन्होंने इस बात को लेकर जिक्र नहीं किया कि राज्यों की कमाई और केंद्र की कमाई होती कहां से है। यह एक ऐसी सिचुएशन है जिस सिचुएशन में दुनिया का कोई देश अगर फंस जाता है तो इस बात की पूरी पूरी गारंटी है कि वह अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जब भुगतान करने जाएगा तो वहां उसके हाथ पांव फूल जाएंगे, क्योंकि भारत में तेल जब हम बाहर से लेकर आ रहे हैं और तेल 2021-22 में जो लाया गया वो तकरीबन 200 मिलियन टन के लगभग का था और 9,11,924 करोड़ रुपए खर्च हो गए। सवाल यह था कि उस कच्चे तेल का पेमेंट डॉलर से करना पड़ता है। आपके यहां अपनी महंगाई दर बढ़ रही है, डॉलर के मुकाबले रुपया और कमजोर हो रहा है, रुपया कमजोर हो रहा है तो हमने तो डॉलर की स्थिति अगर मजबूत होती, डॉलर से आपकी रुपए की स्थिति मजबूत होती तो ये 9 लाख करोड़ रुपया के बदले आप 8 लाख करोड़ में काम चला लेते,
क्योंकि आपको डॉलर में पेमेंट करना। यानी ध्यान दीजिए, वो पूरी इकोनॉमिक साइकिल जो है इस दौर में इसलिए डगमगा गई है कि अर्थव्यवस्था संभालने के पीछे एक ही मंत्र सरकारों के पास है, टैक्स लगा दो और वसूल कर लो। जिनके पास जो पैसा आ रहा है उसमें से ज्यादा बड़ा हिस्सा टैक्स के रूप में सरकार अपने पास खींच ले, वह उफ ना करे, क्योंकि इस देश में एक पद को लेकर अप्लाई करने वाले लोगों की संख्या अगर 80,000 हो और इतनी बड़ी तादाद में लोगों की मौजूदगी रोजगार पाने के लिए भटक रही हो, तो वह एक अकेला शख्स तो खुद को भाग्यशाली समझेगा, हमें तो रोजगार मिल गया है। तो इस देश की नाजुक स्थिति में लौट के आइए राज्यों के मुख्यमंत्रियों पर पास भी। मुख्यमंत्री बनने के लिए हर राज्य में 5-6 उम्मीदवार तो होते हैं। उसमें जो मुख्यमंत्री बन जाए वह भी किसी भी हाल में चाहेगा कर्ज में राज्य चाहे डूबता चला जाए, लेकिन हमारी कुर्सी बनी रहे। और कुर्सी को बनाए रखने के जो तंत्र मंत्र होते हैं वह उसी रास्ते पर चलेगा। उसमें सबसे बड़ा तंत्र केंद्र सरकार ने बताया प्रचार का होता है। अगला तंत्र बताया गया चुनाव का होता है, चुनाव में कैसे खर्च कर रहे हैं, किस रूप में कर रहे हैं। और ये सारी चीजों में डेमोक्रेसी के सारे हिस्से शामिल हो जाते हैं और मीडिया अपने तौर पर उसी की कमाई उसकी बढ़ जाती है। आज की तारीख में भारत के भीतर कोयले की कमी है। पाम ऑयल इंडोनेशिया ने बंद कर दिया, तो जो 2 बड़ी कंपनी है, एक अडानी की कंपनी है, एक बाबा रामदेव की कंपनी है, जाहिर है इनके बल्ले बल्ले हो जाएंगे। सरिया महंगा हो गया, जो भी लोहा बेचने वाले हैं उनके बल्ले बल्ले हो चले हैं, क्योंकि जिनके पास पैसा है उन्हें तो काम कराना है। ठीक उसी तरीके से जिनके पास पैसा है वो तो पेट्रोल भराएंगे, कीमत कुछ भी हो जाए। जोर और नाजुक स्थिति होती है उनकी जो दोपहिया वाहन पे चल रहे हैं और रोजगार के साथ जुड़े हुए हैं, और गाड़ियां भी जो सस्ते में खरीद लिए थे, अब उनकी गाड़ियों से अगर उनका रोजगार जुड़ा हुआ है, उनकी स्थिति नाजुक हो जाती है। और इस देश के भीतर में सबसे बड़ी स्थिति है कि गाड़ियों पर सवार रोजगार लगभग 82% है, क्योंकि हमारे यहाँ कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस रूप में मौजूद नहीं है जो सस्ते में आपको आपके घर से रोजगार की जगह तक ले जाए। वह पूरे तरीके से उसी सिस्टम पर निर्भर है जो प्राइवेट हाथों में है। तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों की परिस्थितियों के सामने इतना घना अंधेरा है कि अभी तो लड़ाई की शुरुआत हुई है। आने वाले वक्त में इस देश के भीतर में आर्थिक परिस्थितियां अगर और नाजुक हो गई तो जरा कल्पना कीजिए क्या क्या होगा। क्योंकि कोई रास्ता अगर इस देश में कमाई का खुल नहीं पा रहा है जो देश को कमाई दे पाए, और हमारे एक्सपोर्ट से दुगना अगर इंपोर्ट पर खर्चा हो रहा है, तो किस बात की पीठ ठोकी जाए और किस बात को लेकर जिक्र किया जाए। दुनिया में सबसे ज्यादा बेरोजगारी भारत के भीतर में है, सबसे ज्यादा भूख भारत के भीतर में है। इन तमाम परिस्थितियों में एक आखिरी सवाल, केंद्र सरकार टैक्स पर निर्भर है, राज्य सरकार टैक्स पर निर्भर है। दोनों के पास भारत को आगे बढ़ाने के रास्ते बंद हैं, दोनों की सोच में ताला लग चुका है और दोनों को खुद अपने गद्दी पर टिके भी रहना है। अब यह जनता का काम है कि उसे सोचना है वो क्या करती है, क्या कर सकती है। बाकी सारी चीजें आपकी आंखों के सामने हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।